Honorable Shri Justice Shri Lambu, Administrative Judge, High Court of Madhya Pradesh and Executive Chairman, State Legal Services Authority, and Honorable Shri Justice Sujoy Paul, Judge, High Court of Madhya Pradesh and Chairman, Juvenile Justice Committee, High Court. Respected Principal District and Session Judge, Shri Naveen Kumar Saxena, respected Member Secretary, MP State Legal Services Authority, Shri Rajiv Karmahi, Director Jan Sahas NGO, Shri Om Prakash Malviya, and other dignitaries present in this function. जैसा कि विदित है, आज की यह कार्यशाला prevention of sexual violence, whether it is related to children or female victims, protection of workers' rights and migrant laborers, and the prime issue is mental health so far as sexual offences और child psychology is concerned, जैसे संवेदनशील विषयों पर केंद्रित है। मैं सर्वप्रथम मंचासीन अतिथिगण से विनम्र निवेदन करूंगी कि वे मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ करें। कलेक्टर श्री अलिया राजा जी का फ्लावर बुके से थैंक यू। सारी चुनौतियों का सामना करते हैं, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित सेंसिटाइज और अवेयर करना है, बल्कि संबंधित बिंदुओं पर अपने विचार साझा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करना भी है। पुलिस के अधिकारीगण, न्यायिक अधिकारी जिला न्यायालय से पधारे हुए, विभिन्न स्टेक होल्डर्स जो इस पूरे कार्य से जुड़े हुए हैं, और समस्त देवी और सज्जनों, मैं राज्य प्राधिकरण की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। समय समय पर हम जो समाचार पत्रों में और मीडिया में आए दिनों खबरें पढ़ते हैं और वो मन को विचलित करती हैं। लैंगिक अपराध, अभी जो हाल में नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट आई, उससे भी ये पता चलता है कि इतने प्रयास के बावजूद अनेक कठोर कानून बने हैं, लेकिन उनके बावजूद भी इस प्रकार के अपराध में कमी नहीं आई। बहुत से वर्कशॉप होते हैं, लगातार प्रयास हो रहे हैं। ऐसे ही एक क्षेत्र है मेंटल हेल्थ का, जो बड़ा नेग्लेक्ट है। अनेक बार सड़कों पे आप देखते होंगे कि विक्षिप्त लोग जिनकी कोई वॉइस समाज में नहीं, उनके कल्याण के लिए क्या हो सकता है। तीसरा क्षेत्र है श्रमिकों का, विशेषकर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में जो काम करते हैं, जिनका अपना कोई संगठन नहीं है, उनके भी राइट्स होते हैं। हमारा संविधान आर्टिकल 21 में ये घोषणा करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को मनुष्य की गरिमा के साथ रहने का अधिकार है। तो क्या हमारा एक संवेदनशील नागरिक होने के नाते ये कर्तव्य नहीं बनता कि हम अपने आसपास के परिवेश में प्रत्येक व्यक्ति को वो गरिमा उपलब्ध कराएं जो हमारे संपर्क में कहीं आता है। आज के इस वर्कशॉप में जो सब्जेक्ट रखे गए हैं, उसमें हम इस बात पर फोकस करने का प्रयास करेंगे। इंटरैक्टिव सेशन भी होगा, क्योंकि हमने ऐसे
प्रबुद्ध वर्ग को आमंत्रित किया है जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं और काम करते रहते हैं। आपके पास रोज अपने जीवन में ऐसे अनुभव आते हैं, हम आपसे आपके अनुभव का लाभ लेंगे। जब हम आपस में बैठकर चर्चा करते हैं तो इस प्रकार के ब्रेन की एक चर्निंग प्रोसेस होती है, कुछ निकलकर उसमें आता है और हम उम्मीद करते हैं कि जब हम यहाँ से पूरा कार्यक्रम खत्म करेंगे तो इन विषयों पर कुछ सार्थक उद्देश्य लेकर यहाँ से प्रस्थान करेंगे। लैंगिक अपराध, सिर्फ लैंगिक अपराध नहीं, बाकी सारी चीजों के विषय में कानूनी एस्पेक्ट के अलावा हम उसके सोशल एस्पेक्ट पर, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पर भी विचार करेंगे। लेकिन कुछ एक विचार आपको दे रहा हूं, आज चिंतन करिएगा। नानी पालखीवाला से एक बार किसी ने सवाल किया कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपकी नजर में दुनिया के सामने क्या है, आज समाज में सबसे बड़ी समस्या क्या है? नानी पालखीवाला ने कहा कि भ्रष्टाचार, हिंसा, आतंकवाद, ये सबसे बड़ी समस्या नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है चरित्र का संकट। क्योंकि यदि कानून से ये सारी चीजें, समस्याएं हल हो रही होती तो इतने कानून बन रहे हैं, ये समस्याएं हल हो गई होती। पेरेंटिंग, आज से 40 साल पहले बच्चों की परवरिश जिस प्रकार होती थी, क्या हम अपने बच्चों को वैसी परवरिश देते हैं? क्या वैसा परिवार, वैसा माहौल, वैसा परिवेश समाज उन बच्चों को उपलब्ध करा पा रहा है? ये सारी बातें सोचने की है। जो समाज में चारों तरफ मूल्यों का क्षरण हो रहा है, हम उसको कैसे रोक सकते हैं? हर व्यक्ति का एक कर्तव्य है कि वो जहां पर है वहां रहकर कैसे छोटे बच्चों में अच्छे संस्कार दे सके। हर व्यक्ति जो उसके संपर्क में आ रहा है, कैसे उसके प्रति उसमें संवेदना और करुणा जागृत हो। यदि हमने इन समस्याओं के प्रति अपने हृदय के भीतर करुणा और संवेदना को जन्म दे दिया तो कानून तो एक तरफ है, ये कानून सारे के सारे ह्यूमन वैल्यूज से ही जनरेट होते हैं। यदि हर कानून के अंदर भी आप जाएंगे तो ये मूल भावनाएं हमारे भीतर होनी चाहिए जो हमारी संस्कृति का आवश्यक हिस्सा है। ये हमारे आज पूरे उद्देश्य हैं। हमारे तीनों जो मुख्य विषय हैं उसके विशेषज्ञ आपके पास आएंगे और अपने अपने अनुभव के साथ आपसे भी इंटरैक्टिव सेशन करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि हमें आप सबका इसमें भरपूर सहयोग मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 8 के अनुसार राज्य प्राधिकरण अपने कृत्यों के निर्वहन में अन्य शासकीय अधिकरणों, गैर सरकारी स्वैच्छिक समाज सेवी संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, पीड़ितों के लिए विधिक सेवा के उद्देश्य संवर्धन में के कार्य में लगे हुए अन्य निकायों के साथ समन्वय कर समुचित रूप से कार्य करेगा। इस प्रयोजन से मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एक प्रदेश में कार्यरत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कुल 30 सक्रिय स्वयंसेवी संस्थाओं को विधिक जागरूकता एवं प्रत्येक व्यक्ति के विधिक अधिकार के प्रवर्तन हेतु हर प्रकार की सहायता सुलभ कराए जाने के लिए मान्यता प्रदान की गई है। इसी तारतम्य में जन साहस एनजीओ भी मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ जुड़कर समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान हेतु प्रयासरत रहती है। जन साहस संस्था मध्य प्रदेश के 35 जिलों के साथ ही भारत के 13 राज्यों में बच्चों और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा एवं प्रवासी श्रमिकों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। साथ ही मध्य प्रदेश आजीविका मिशन के साथ जुड़ी स्व सहायता महिलाओं और वंचित समुदाय की भूमि और संपत्ति के अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर भी कार्यरत है। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के समन्वय द्वारा जन साहस संस्था ने कोरोना काल में प्रवासी श्रमिकों के लिए फूड डिस्ट्रीब्यूशंस, इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट, हाइजीन किट्स डिस्ट्रीब्यूशन और अनेक आवश्यक सामग्रियां समय समय पर उपलब्ध कराई हैं। इसके अतिरिक्त जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए गठित हाई लेवल कमेटी में भी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय सदस्य है। प्राधिकरण ये अपेक्षा करता है कि जन साहस संस्था भविष्य में भी मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के समन्वय से निर्धन एवं समाज के कमजोर वर्गों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहेगी। जैसा कि विदित है कि आज हमारे बीच ऐसे सभी स्टेक होल्डर्स जिन पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी है, प्रतिभागी के रूप में उपस्थित हैं। एवं ये अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि जुवेनाइल जस्टिस कमेटी के चेयरमैन ऑनरेबल श्री जस्टिस सुजॉय पॉल की गरिमामय उपस्थिति हमारे साथ है। अतः इस अवसर का लाभ लेते हुए मैं ऑनरेबल श्री जस्टिस सुजॉय पॉल, चेयरमैन जुवेनाइल जस्टिस कमेटी एंड जज हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश से करबद्ध निवेदन करूंगी कि वे अपना बहुमूल्य मार्गदर्शन हम सभी को प्रदान करें। Justice Sheel Nabu, Administrative Judge and
चेयरपर्सन स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, मंचासीन और प्रेक्षागृह में उपस्थित अन्य अतिथिगण और सम्मानीय प्रतिभागीगण, आज विभिन्न विषयों पर विषय विशेषज्ञ आपको संबोधित करने वाले हैं। मैं जब इस प्रेक्षागृह में दाखिल हो रहा था तो मैंने प्रेक्षागृह के माथे पर यह लिखा हुआ देखा कि लव ऑल। तो लव ऑल से मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ गई और मैं उस कहानी के साथ ही अपनी बात खत्म करना चाहूँगा कि किसी 5वीं कक्षा में एक शिक्षिका जब भी प्रवेश करती थी तो उसका अभ्यास था रोज का कि वो घुसते ही साथ अपने विद्यार्थियों से कहती थी आई लव यू ऑल। ऐसा कहते हुए भी उसे अंदर से ये पता था कि कक्षा में बैठे विद्यार्थियों में से एक विशेष विद्यार्थी के प्रति उसका ये लव यू ऑल मन से नहीं निकलता है, और वो विद्यार्थी हमेशा मैले कुचले कपड़े पहने रहता है। उसके बारे में ये शिकायतें आती हैं कि वो दूसरे बच्चों का सामान चुरा लेता है, कभी उनके साथ मारपीट करता है। तो उसके प्रगति पत्रक में उसने ये टिप्पणी लिखी कि अंकों के मामले में तो ये बहुत पिछड़ा हुआ है ही, इससे कोई आशा नहीं है। उस विद्यालय में कुछ ऐसी परंपरा थी कि जो प्रधान अध्यापिका होती थी वो सब प्रगति पत्रक को स्वयं एक बार देखती थी। तो जब उन्होंने उस टिप्पणी को देखा तो उस कक्षा शिक्षिका को बुलाया और कहा कि प्रगति पत्रक में किसी विद्यार्थी की प्रगति अंकित होनी चाहिए। आपने जिस तरह का रिमार्क इस पर लिखा है, इससे सिर्फ नैराश्य का जन्म होता है। तो प्रगति पत्रक, द प्रोग्रेस रिपोर्ट शुड शो सम प्रोग्रेस। तो कक्षा शिक्षिका ने बड़ी निराशा से कहा कि मुझे इसमें किसी भी विकास की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। जब कक्षा शिक्षिका अपनी कक्षा में लौटी तो प्रधान अध्यापिका ने उस विद्यार्थी की जो कक्षा 5वीं में पढ़ रहा था उससे पहले की जो प्रगति पत्रक थे, कक्षा 2री, 3री, 4थी, वो सब उनके पास भिजवाई। और जब उन्होंने उसको पढ़ना शुरू किया तो कक्षा 2री की प्रगति पत्रक में ये था कि ये जो बच्चा है जिसका नाम है टेडी, ये हमारी कक्षा का सबसे विलक्षण बच्चा है। कक्षा 3री की कक्षा में भी यही टिप्पणी थी कक्षा शिक्षिका की। कक्षा 4थी में शुरुआत में ये टिप्पणी थी, लेकिन बाद में ये टिप्पणी थी कि इसकी माँ को टर्मिनल कैंसर हो गया है और वो अपने जीवन के अंतिम चरण में है, और तब से इस बालक के व्यवहार में बहुत परिवर्तन देखा जा रहा है। तो अगर हम इस बालक का पर विशेष ध्यान नहीं दे पाए तो इस बालक को हम नहीं बचा पाएंगे। ये पढ़ते पढ़ते उस कक्षा शिक्षिका की आंखों में आंसू आ गए, जिसका नाम मिसेस थॉमसन था। और अगले दिन जब वो गई और उन्होंने फिर से लव यू ऑल कहा तो इस बार उनके लव यू ऑल में उस विद्यार्थी के लिए भी, टेडी के लिए भी लव वाकई दिल से निकल रहा था। और उसके बाद उन्होंने टेडी का किसी भी नकारात्मक कारण से उल्लेख कहीं नहीं किया। समय गुजरता गया, टेडी जब उस कक्षा से निकला तो सभी विद्यार्थियों ने अपनी कक्षा शिक्षिकाओं के लिए कुछ कुछ उपहार लाए। तो वो जो उपहार वहां रखे थे उसमें जो एक उपहार था वो एक अखबार के कागज में लिपटा हुआ था। तो सभी ने समझ लिया कि हो ना हो ये टेडी ही लाए हैं। और जब टेडी का उपहार खोला गया तो उसमें एक आधी इस्तेमाल की हुई परफ्यूम की बोतल थी और एक कंगन था जिसके कुछ पत्थर गिर गए थे। टेडी ने कक्षा शिक्षिका से कहा कि मेरे पास आपको देने के लिए यही था। ये वो बोतल है जो मेरी माँ देहांत के पहले तक लगाती रही, ये स्प्रे है, और ये कंगन है जिसको आखिरी बार उन्होंने पहना था। तो कक्षा शिक्षिका ने अपने ऊपर वो स्प्रे किया तो टेडी ने खुश होकर कहा कि अब आपके पास से मुझे अपनी माँ की खुशबू आ रही है, अपनी माँ की गंध आ रही है। वक्त गुजरता गया। हर साल कक्षा शिक्षिका को सत्र के अंत में एक पत्र मिलता था जिसमें टेडी ये कहता था, ये लिखता था कि मैंने और भी बहुत कक्षा शिक्षक देखे पर आप आज भी सर्वोत्तम हैं। वक्त इसी तरह निकलता गया। टेडी इस स्कूल से पढ़ के निकल गया और उन दो कक्षा शिक्षिका और उनका संपर्क समाप्त हो गया।
कक्षा शिक्षिका इस बीच सेवानिवृत्त भी हो गई। एक दिन एक कोरियर वाला ढूंढते ढूंढते उनके पास आया और उन्होंने देखा कि एक लिफाफा है जो किसी डॉक्टर थॉमसन पीएचडी ने भेजा है, जिस लिफाफे के अंदर एक पत्र है जिसमें लिखा हुआ है कि मैं विवाह करने जा रहा हूं और आपकी उपस्थिति के बगैर विवाह करने का मैं सपने में भी नहीं सोच सकता, इसलिए ये एयर टिकट्स हैं, आपको अमुक अमुक दिन जाना वहाँ आना है। तो वही जब वहाँ पहुँची तो चर्च में वॉलंटियर्स ने उनको पहचाना और ठीक सामने की एक कुर्सी में ले जाकर बिठाया जिस पर एक बोर्ड लगा हुआ था, एक स्लिप लगी हुई थी मदर। विवाह के बाद उसने टेडी ने अपनी माँ अपनी पत्नी से उनका परिचय कराया कि अगर मिसेस थॉमसन नहीं होती तो मैं आज यहाँ नहीं होता जहाँ मैं आज हूँ। मिसेस थॉमसन ने भी भावुक होकर कहा कि अगर टेडी नहीं होता तो मुझे ये नहीं पता चलता कि एक शिक्षक को, एक शिक्षिका को शिक्षिका होने के साथ माँ भी होना चाहिए। तो हम सारे लोग जो अलग अलग जगहों पर इस तरह के टेडी से रोज रूबरू होते हैं, आप भी आज इतवार की छुट्टी के बाद जब किसी बालक से कल मिलेंगे, चाहे वो आपके पास इलाज करने आया हो, चाहे थाने में वो आपके पास किसी कारण से आया हो, आप उसको इस दृष्टिकोण से सोचिएगा कि आपकी जिम्मेदारी एक कर्मचारी के रूप में नहीं बल्कि एक पेरेंट के रूप में भी, एक अभिभावक के रूप में भी उसकी समस्या को समझने की है। अब्राहम लिंकन ने ये कहा था कि कोई व्यक्ति कैसा व्यक्ति है ये उसके इस व्यवहार से पता चलता है कि वो सबसे दुर्बलतम व्यक्ति से किस तरह व्यवहार करता है। अपने से सुपीरियर, अपने से बराबरी के लोगों से बराबरी और अच्छाई का व्यवहार सभी करते हैं। गांधी जी ने कहा था कि कोई व्यवस्था कितनी संवेदनशील है ये इससे पता चलता है कि वो अपने सबसे दबे कुचले दुर्बल लोगों से कैसे व्यवहार करती है। जब भारत का संविधान बनाया जा रहा था तो इस बारे में बड़ा तर्क हो रहा था कि हमारा संविधान ऐसा बनना चाहिए कि जिसमें कोई त्रुटि ना हो। तो जब ये प्रश्न बारंबार उछला तो डॉक्टर अंबेडकर ने एक जवाब दिया। उस विलक्षण जवाब को कोट करके मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। डॉक्टर अंबेडकर ने यह कहा कि हम एक बहुत अच्छा संविधान भी अगर बना लें, पर उस संविधान को अमल में लाने वाली शक्तियां अगर दुर्बल और चरित्रहीन होंगी तो हमको अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। हम अगर एक दुर्बल संविधान भी बना लें पर उसको अमल में लाने वाली शक्तियां अगर समर्पित और चरित्रवान होंगी तो हमको बहुत अच्छे नतीजे आएंगे। आखिरी पंक्ति गौर करने लायक है। उन्होंने कहा संविधान स्वयं कोई कार्य नहीं करता बल्कि उसको अमल में लाने वाली शक्तियों की इंटेग्रिटी और डिवोशन पर निर्भर करता है कि हमको संविधान के क्या नतीजे आएंगे। हम सारे लोग जहाँ जहाँ भी हैं, हम पर एक संवैधानिक जिम्मेदारी है कि हम सारे नागरिकों, सारे स्टेक होल्डर, सारे लोगों के साथ अपनी उस जिम्मेदारी का निर्वहन करें। मुझे आशा है कि आज जिन विषयों पर मंथन होगा उससे ज़रूर कुछ ऐसा अमृत निकल कर आएगा जिससे उन सारे दुर्बल मजदूरों, मेंटल हेल्थ के इश्यूज से जुड़े हुए लोगों और बालकों का हम सभी लोग ज़्यादा बेहतर ढंग से ध्यान रख सकेंगे। धन्यवाद। का बहुमूल्य मार्गदर्शन निश्चित रूप से हम सभी को कार्य करने के लिए एक नई दिशा प्रदान करेगा और निश्चित रूप से जब हम वल्नरेबल लोगों के लिए कार्य करते हैं तो हमें अपेक्षाकृत अधिक संवेदनशील होने की आवश्यकता होती है एवं लॉर्डशिप द्वारा दिया गया बहुमूल्य मार्गदर्शन हम सभी को कार्य करने में और अधिक सहायक होगा। प्रदेश में सामाजिक आर्थिक प्रतिकूल परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप अपने विधिक अधिकारों से वंचित हो जाते हैं, विधिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण निरंतर नए आयामों को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। न्याय सबके लिए की परिकल्पना को पूर्णतः साकार करने की ओर निरंतर बढ़ते जाने का लक्ष्य प्राप्त किया जाना माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय ऑनरेबल श्री जस्टिस शील नागू के सतत मार्गदर्शन में ही संभव हो सका है। अतः मैं माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से विनम्र निवेदन करूंगी कि वे अपने विचारों के माध्यम से हम सभी का मार्ग प्रशस्त।
मंचासीन सभी महानुभाव, रिस्पेक्टेड श्रोतागण, किसी भी सभा में सबसे आखिरी में बोलने में नुकसान ये होता है कि कुछ बोलने को रहता नहीं, और ख़ासकर जब आपके पूर्व वक्ता जस्टिस पॉल और मिस्टर कर्महित की तरह हो, जो कि बहुत बढ़िया वक्ता हैं। आज ये कार्यशाला जो आयोजित की गई है, जिसमें इस सभागार में ये पहला औपचारिक फंक्शन है इसके इनॉग्रेशन फंक्शन के बाद, तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है। और मैं ये भी चाहूँगा कि इस तरह की कार्यशालाएं और आगे आयोजित करी जाएं, अलग अलग विषयों पे जो कि लीगल एड से जुड़े हैं। आज का जो विषय है वो बेसिकली 3 उसमें सब्जेक्ट्स हैं। एक लेबर लॉज का है, एक बच्चों से रिलेटेड जो ऑफेंसेस हैं उनका है, और महिलाओं से रिलेटेड जो ऑफेंसेस हैं। इन तीनों विषयों में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आपके हर इंसान के मन में जो करुणा होती है उसको कैसे हम उजागर करें, क्योंकि अगर वो उजागर हो गई तो कानून कितना भी दुर्बल हो, उस मंशा से आप उस प्रताड़ित व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। तो ये करुणा का भाव जागृत करना ही इस कार्यशाला की सबसे बड़ी उद्देश्य है। और करुणा जागृत आप कैसे करेंगे ये आप पर निर्भर करता है। आप इसको कैसे कितना सीरियसली लेते हैं, उसमें कितना मन लगाते हैं। जो वक्ता हैं उनको सुनिए, उनसे जवाब करिए, उनसे प्रश्न करिए, जवाब लीजिए। और अगर किसी आपके सवाल का जवाब नहीं मिले तो उसको ढूंढिए, उसको भूलिए मत, क्योंकि इन सब विषयों पे कानून कम और करुणा ज़्यादा काम आएगी। और जो जैसे मेरे अभिन्न मित्र जस्टिस पॉल ने कहा कि वो जो एक माँ का दर्जा है, अपने आप को उस माँ की जगह रखिए। जब आप इन सब कैटेगरी के ऑफेंसेस से डील करते हैं, विक्टिम से, तो अपने आप आपका जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हुए यहाँ जितने लोग आए हैं उन सबका मैं स्वागत करता हूँ। और जो एनजीओ हम लोगों से जुड़ी है उसका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि वो लोग यहाँ आए, अपना समय निकाला और आपके साथ अपने विचार विमर्श होगा, बांटेंगे। और अगर कोई भी ऐसी बात हो जो आपको लगे कि इस आयोजन में कमी हो और इसको सुधार करने का अगर कोई भी जरिया हो तो आप ज़रूर कर्महित जी को बताइएगा। हम लोग आगे चल के और अच्छे आयोजन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कुशल मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं इसके अंतर्गत कार्य करने वाले जिला विधिक सेवा प्राधिकरण समाज में उनके अधिकारों से वंचित लोगों एवं कमज़ोर वर्गों को लाभान्वित करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहेंगे। मैं कार्यक्रम के इनॉग्रल सेशन के औपचारिक समापन की अनुमति